आज की हमारी चर्चा का विषय है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और इस यूनिट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ये समझेंगे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ क्यों जाती है और मील प्लानिंग से हमें इसके ऊपर फिर क्या ध्यान रखना है। अगर ये पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है तो उसका मील प्लानिंग के ऊपर क्या प्रभाव है और किस प्रकार हम गर्भावस्था और स्तनकाल के दौरान बैलेंस डाइट्स बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो पहले तो ये समझें कि गर्भावस्था के दौरान क्यों पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो पहली बात तो ये है, इस दौरान जरूर माता के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा है और माता के स्वयं के टिश्यूज, माता के स्वयं के ऊतक भी हैं, उनमें वृद्धि हो रही है और इसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है। और वेट गेन होना अच्छी प्रेगनेंसी, अच्छी गर्भावस्था की निशानी है, क्योंकि इसका ये एक हम अभिप्राय निकाल सकते हैं मोटे तौर पे कि अगर माता का लगातार वेट गेन हो रहा है तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ही होगा। ऑफ कोर्स इस बच्चे के स्वास्थ्य को जानने के लिए हमें और अन्य परीक्षण भी करने आवश्यक हैं, केवल वेट गेन ही नहीं। परंतु अगर वेट गेन ही नहीं हो रहा है तो हमें साफ दिख रहा है कि बच्चे का विकास शायद उस तरीके से ठीक नहीं हो रहा होगा। तो वेट गेन सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक इंडिकेटर है। अब क्या होता है कि क्योंकि अंदर गर्भ में शिशु पल रहा है और माता के स्वयं के ऊतक बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट है, जो चयापचय हमारा दर है, यह भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई केमिकल रिएक्शंस बॉडी में रहे होते हैं। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये जो दर है, ये महिला का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और इस कारण एनर्जी की रिक्वायरमेंट में बढ़ोतरी हो जाती है। सो एनर्जी नीड्स बिकम वेरी हाई। बीएमआर बढ़ गया और एनर्जी नीड्स, खासकर गर्भावस्था के 9 महीनों को 3 त्रिमासों में विभाजित किया जाता है, पहला त्रिमास, दूसरा त्रिमास और तीसरा त्रिमास। तो दूसरे त्रिमास से क्योंकि अब वेट गेन भी ज्यादा है और गर्भ में पल रहा शिशु भी बढ़ रहा है, माता के ऊतक बढ़ रहे हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हो रहा है, कई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की नीड्स हमारी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ग्रोथ इटसेल्फ, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ प्रोसेस में ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कितना वो जल्दी खाना खा लेता है और कितना उसका खाना फटाक से पच जाता है और उसको फिर भूख लगती है। तो यानी ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर फूड। और इस समय जो माता के गर्भ में जो वृद्धि हो रही है, ये बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होती है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में वो है जो गर्भावस्था के दौरान ही होता है और उसके गर्भावस्था के बाद पहले 2 वर्षों में। और इसी के साथ साथ क्या है कि माता की अपनी बॉडी में भी जो एनर्जी है वो फैट के रूप में स्टोर हो रही है, क्योंकि माता को अपनी बॉडी के रिजर्व्स भी बढ़ाने हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान। तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि शिशु गर्भ में पल रहा है और उसकी वृद्धि हो रही है और माता की अपनी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, उसके कारण माता की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई हो जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन नीड्स बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि पूरे एक नव जीवन का निर्माण हो रहा है, पूरी एक नई शरीर की संरचना हो रही है, जिसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। हम जान चुके हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग तत्व हैं और प्रोटीन से ही सेल्स का निर्माण होता है। तो इसीलिए हमें फीटस यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे और मैटरनल यानी माता के अपने टिश्यूज के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। विटामिन रिक्वायरमेंट विशेष रूप से बढ़ जाती हैं, खासकर बी विटामिन की, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन और फॉलिक एसिड, क्योंकि यह विटामिन जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के हाजमे में, मेटाबॉलिज्म यानी इनको हजम करने में इनका रोल है। और फॉलिक एसिड का रोल है सेल के मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के खून पैदा करना है, तो वो जो खून जो शिशु में पैदा होगा वो माता के द्वारा खाए गए आयरन से पैदा होगा और माता के अपने शरीर के लिए भी हमारे को खून की आवश्यकता है, जिसके लिए आयरन की आवश्यकता है। तो आखिरी 3 मास में क्या होता है कि शिशु के शरीर में लौह तत्व का भंडारण होता है, क्योंकि पैदा होने के बाद शिशु का मुख्य आहार होता है दूध, और दूध जो है वो आयरन में कम है। इसलिए नेचर ने क्या किया है कि गर्भावस्था के दौरान ही शिशु के शरीर में आयरन का भंडारण कर दिया है, ताकि पहले 4-5 महीने जब शिशु कोई भी ऊपरी आहार नहीं खाता है तो उसको उसकी बॉडी में ही जो स्टोर्ड आयरन है
उससे उसकी आयरन की ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए। तो यानी माता का अगर ठीक आयरन का रिक्वायरमेंट और स्तर रहेगा, तभी ही केवल शिशु के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, आयरन जिसके लिए आवश्यक है, और हीमोग्लोबिन के आयरन निर्माण के अलावा शिशु के शरीर में अतिरिक्त आयरन का स्टोर्स हो पाएंगे जो उसको जन्म के बाद चाहिए होंगे। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आयोडीन अगर माँ में इसकी कमी है तो शिशु में एक ये कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकासों में विलंब हो जाता है। यानी बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप जो शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए थी और जो मानसिक विकास होना चाहिए था, वो नहीं होता है। इसके अलावा उसकी देखने के आंखों पर भी और सुनने पर भी प्रभाव पड़ता है, और ये हो सकता है कि उसको बहरापन हो ऐसे बच्चे को, या उसकी नजरें, आंखें जो हैं वो तिरछी हों। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट माता के अंदर पल रहे गर्भ के लिए पूरे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। अगर माँ में आयोडीन की कमी होगी तो शिशु को क्रेटिनिज्म की कंडीशन आ जाएगी। माता की कैल्शियम की नीड्स बढ़ती हैं, क्योंकि शिशु के जो बोन्स बढ़ रही हैं, जो पूरा हमारा कंकाल शिशु का बन रहा है, उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस हम पढ़ चुके हैं कि उसके लिए बोन्स और टीथ के लिए हमारे कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत आवश्यकता है। क्या हो अगर ये चीज़ें नहीं हो, अगर ये न्यूट्रिएंट माता के डाइट में नहीं होंगे तो क्या होगा? तो 2-3 चीज़ें होंगी। पहली बात तो माता के स्वयं के जो ऊतक हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे ताकि गर्भ में पल रहे शिशु का जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो माता के जब अपने टिश्यू टूट रहे हैं तो उसका प्रभाव माता पे तो पड़ ही रहा है। माता का जो है कुपोषण बढ़ जाएगा, और माता के ही अगर माता पहले से ही कुपोषित है तो शिशु को भी माँ के ऊतकों से कुछ बहुत ज्यादा नहीं तत्व मिल पाएंगे, और शिशु को भी स्वास्थ्य जो है, गर्भ में पल रहे शिशु भी उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा माता जब प्रेग्नेंट है तब तो हमें खाने का ध्यान रखना ही है, परंतु उससे बहुत पहले हमें किशोरी युवती के खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि किशोरावस्था वह समय है जब किसी भी महिला का जो शरीर है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। अगर किशोरावस्था में लड़की के खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया तो उसका शरीर गर्भावस्था के लिए उचित रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, और समस्या यहाँ तब बढ़ जाती है जब हमारे देश में कई किशोरी युवतियाँ ही हैं जिनका गर्भधारण हो जाता है और जो माता बन जाती हैं। तो यानी ये बात ये हुई कि अभी जो एक युवती अभी पूर्ण रूप से फिजिकल और बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पे नहीं पहुंची है, उसका शरीर अभी उस प्रकार से परिपक्व नहीं हुआ है, परंतु प्रेगनेंसी के कारण अभी जो उसके खुद के शरीर का निर्माण होना था वो तो पीछे रह गया, और उसके अंदर जो एक नवजीवन पल रहा है उसके शरीर के निर्माण की आवश्यकता हो गई। तो यानी एडोलेसेंट प्रेगनेंसी पर दोबारा ही किशोरी युवती के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। तो उल्टा हमें एडोलेसेंट प्रेगनेंसी तो बिल्कुल अवॉइड करनी ही है, और किशोरी लड़की के स्वास्थ्य के और न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, ताकि जब वो माँ बने तो उसकी बॉडी जो है ऑलरेडी तैयार हो मातृत्व का कार्य करने के लिए। तो प्रेगनेंसी से पहले की डाइट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ताकि शरीर में पोषक तत्वों के रिजर्व भंडार मिल सके हमें यानी जो गर्भ में शिशु पलेगा उसको मिल सके, और शिशु के लिए वो अवेलेबल हो, और माता और गर्भ शिशु दोनों को ही अच्छा स्वास्थ्य उनका बना रहे। अब हमें क्या भोजन, कितना भोजन, कितनी मात्रा में भोजन करना है, तो यही चीज है जिसको हम कहते हैं रेकमेंडेड डाइटरी इनटेक, यानी खाने पीने की प्रस्तावित मात्राएं। अब एक आम महिला को जो 3 वर्गों में विभाजित है, अत्यधिक श्रम करने वाली, मध्यम श्रम करने वाली और अल्प श्रम करने वाली, इन तीनों ग्रुप की महिलाओं के लिए एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, जो कि आपके किताबों में भी दी गई हैं। अब एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जब किताबों में लिखी जानकारी थोड़ी पुरानी है और अब नए आंकड़े आ गए हैं कि प्रोटीन और एनर्जी की कितनी आवश्यकता है। जो हमारे नए आंकड़े हैं वो भी मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने स्लाइड में बताए हैं। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है नए और पुराने आंकड़ों में, परंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है ये। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक सेडेंट्री मतलब जो
अल्प श्रम कर रही है, मतलब जो दिन भर जिसका बैठने का कार्य है, तो जो एक सिडेंट्री महिला है वो और प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसकी एनर्जी कितनी चाहिए, उसको 1875 किलो कैलोरी एनर्जी ये महिला को चाहिए, और नए आंकड़ों के हिसाब से असल में 1900 चाहिए। अगर ये बिना प्रेगनेंसी के रिक्वायरमेंट है तो आप देखें प्रेगनेंसी में कितनी, प्रेगनेंसी में हमें 300 कैलोरी अधिक और चाहिए, और नए आंकड़े देखें तो 350 कैलोरी अधिक चाहिए। तो यानी इतना खाना हमें एक्स्ट्रा खाना है प्रेगनेंसी के दौरान अल्प श्रम करने वाली महिला को अपने पहले खाने से। इसी प्रकार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी 50, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और अल्प श्रम कर रही हैं, रिक्वायरमेंट है 55, और अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 15 ग्राम प्रोटीन और ऐड करना है, और नया रिक्वायरमेंट कहती है कि 23 ग्राम प्रोटीन ऐड करना है, तो कुल यानी आपको 78 ग्राम प्रोटीन खाना है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी किताबों में आंकड़े लिखे हैं वो ये वाले लिखे हैं, और जो नए आंकड़े हैं ये किताब में नहीं लिखे हैं, परंतु फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु नए आंकड़े आप यहाँ से देख लें। तो हम ये कह रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपको अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी और खानी है, और प्रोटीन 15 ग्राम और खाना है। नए आंकड़ों के हिसाब से 23 ग्राम प्रोटीन और खाना है, और 350 ग्राम प्रोटीन और खाना है। तो आप ये नए आंकड़ों को भी नोट कर लें। तो इस प्रकार जब हम लगा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक दिन में हमें एक अल्प श्रम करने वाली गर्भवती महिला को ऐसा खाना देना है कि उसको उससे 2250 किलो कैलोरी खाना मिले। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से आहार हैं जिनके ऊपर स्पेशली एम्फसाइज करना है गर्भावस्था के दौरान। दूध और दूध से बने सभी प्रकार के पदार्थ, क्योंकि ये दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है, यानी हर प्रकार से एनर्जी, प्रोटीन और विभिन्न विटामिन और मिनरल दूध में भरपूर हैं, इसलिए दूध जो है हमारा ये बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप से हो गया। इसकी हमारे को मात्रा बढ़ानी होगी गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और हम जानते हैं कि सीरियल्स और नट्स एनर्जी के मुख्य स्रोत हैं, तो हमें सीरियल्स और नट्स की भी मात्रा बढ़ानी होगी। पल्सेस जो है वंस अगेन हमें एनर्जी भी देती हैं और बॉडी बिल्डिंग भी करती हैं। फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे को विटामिन और मिनरल प्रदान करती हैं, तो ये हमारे को इन सभी की मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ाना होगा, ताकि हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा फुलफिल हो जाए। यह विशेष ध्यान रखें कि जो नमक का प्रयोग किया जा रहा है वो आयोडाइज सॉल्ट ही है, ताकि शरीर में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। जबकि हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और पल्सेस इत्यादि का सेवन बढ़ा दिया है, फिर भी जो इन सब से जो हमारे को आयरन मिलता है वो लगभग काफ़ी नहीं होता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी खाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आहार के रूप से हो सकता है काफ़ी ना हो हमारा आयरन का मिलना। उसके अलावा हमें देखना है कि इनटेक ऑफ फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा अदर टाइप ऑफ बेवरेजेस लाइक फ्रूट जूस, मिल्क, टी or any other नारियल पानी और anything else we can take. Water is very important, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है विच इज़ अ कंप्लेंट, दिस विल बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वाटर और फाइबर रिच फूड्स। तो हमने ये देखा था कि हमें इधर मोर ऑफ सीरियल्स, और हमने कहा है ये होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हैं हमें फाइबर भी प्रदान करेंगे। मॉर्निंग सिकनेस की जो इशू रह सकता है कई लोगों को, उसके लिए सुबह ड्राई कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट्स अगर हम खाएं, यानी जैसे कोई बिस्किट या रस्क इत्यादि, दैट कैन स्टॉप मॉर्निंग सिकनेस। अगर कोई गैस क्रिएटिंग किसी महिला को प्रॉब्लम लगती है तो गैस वाले फूड जो उनको खुद पर्सनली लगते हैं वो अवॉइड करें। जैसे जैसे गर्भावस्था की अवस्था आगे बढ़ती है तो क्योंकि वजन बढ़ जाता है, इसलिए एक बार में अधिक खाना खाना मुश्किल होता है, क्योंकि फीलिंग ऑफ हेवीनेस भी होती है और एक जलन की शिकायत जिसको हार्ट बर्न कहते हैं वो भी हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान कम अंतराल पर बार बार खाना खाना, छोटा खाना खाना, स्मॉल मील्स बेटर रहता है। फैटी और ज़्यादा रिच फूड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये वंस अगेन फीलिंग ऑफ हेवीनेस करेंगे। और मील्स के बीच में जैसे जो हमारे 4 मुख्य आहार हैं, सुबह का चाय, ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की चाय और डिनर, इनके बीच में अगर आप मिड मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून यानी 10, 10:30, 11 बजे और 3, 3:30, 5 बजे कोई न्यूट्रिशियस स्नैक ले सकते हैं। कई न्यूट्रिशियस स्नैक के उदाहरण हमारे यूनिट में दिए गए हैं, और हर रीजन का अपना न्यूट्रिशियस कई मान्यताएं हैं कि ये वाला ऐसा आहार पौष्टिक रहता है। तो उसको जो भी हमारी न्यूट्रिशन रिलेटेड मान्यता है उसको, क्योंकि अब आप ये न्यूट्रिशन की साइंस समझ रहे हैं, तो आप जो खा रहे हैं उसका विश्लेषण करें।
जो मैं ये चीज़ खा रही हूँ, जो मुझे देने को दी जा रही है चीज़, इसमें क्या फ़ायदा है, इससे मुझे खाने में क्या मिल रहा है। तो ये विश्लेषण करें कि आप जो अपने रीजनल जो पौष्टिक आहार जिसको कहते हैं कि ये विशेष इस अवस्था में खाने हैं, वो खाने कहाँ तक ठीक हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा भी घी वाले खाना खाते हैं तो क्या वो उतना उचित है, क्योंकि एक्सेसिव वेट गेन भी प्रेगनेंसी में उचित नहीं है। और एक्सेसिव तेल वाले या घी वाले खाने से आपका जो अभी हम बात कर रहे थे फीलिंग ऑफ हेवीनेस, ये भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपकी जो रीजनल मान्यताएं हैं उनको आप थोड़ा ये साइंटिफिक जो आप स्टडी कर रहे हैं इसके साथ परख के देखें कि हमारे प्रचलन कहाँ तक सही हैं और हमें क्या फॉलो आगे करना है। वेट गेन हमें बहुत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन वेट विद इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो यानी हमारे को डॉक्टरी जांच के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। हर खाना खाने के बाद अगर महिला रेस्ट ले तो अच्छा है, क्योंकि इससे खाने का पाचन शरीर में ज़्यादा अच्छा होता है और वो जो खाने का जो भी पोषक तत्व हैं वो शरीर को ज़्यादा बेहतर मिल पाते हैं। किसी भी प्रकार का धूम्रपान या अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि हम ये समझें कि जहाँ पे गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा होता है, बच्चा पेटी में, वहाँ उस कनेक्शन से कई प्रकार के जो तत्व हैं वो बच्चे के खून में आ जाते हैं और बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार का जैसे जो भी अनावश्यक डेंजरस तत्व हैं ये भी बहुत आसानी से आ जाते हैं और शिशु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी प्रकार का ड्रग्स बिना डॉक्टर की एडवाइस के लेने बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कि आपको उसका अभी इफ़ेक्ट ना पता चले, परंतु बाद में इफ़ेक्ट उसका पता चलता है। जैसे एक केस में मैं जानती हूँ कि किसी ने पेट दर्द के कारण कोई एंटीबायोटिक्स ली गर्भावस्था के पहले 3 महीने में, और 20 साल की उम्र में जब उसका जो बच्चा था 20 साल का हुआ और उसको दांतों का कोई इशू आया, जो उसके दांत थे बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, और डॉक्टर के पास पहुंचने पे पता चला कि उस बच्चे का जो दांतों का एनामल है वो बहुत अच्छी तरह नहीं बन पाया गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि माता ने वो एंटीबायोटिक दवाई ली थी। तो हो सकता है बिल्कुल शुरू में हमें ना पता चले कि हमने कोई चीज़ ली है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की मेडिकेशन तो पहले लेनी ही नहीं चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में लेते हुए ही कोई मेडिकेशन खानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन चाहे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई भी हो, क्योंकि हम समझें कि हम एक पूरी एक जीवन के साथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे कोई भी एक्शन एक जीवन को पूरे उसके जीवन के लिए प्रभावित कर सकता है। तो ये बहुत ही एक केयरफुल होने वाली बात है प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखते हैं कि स्तनपान के दौरान माता को किस प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक एवरेज स्तनपान कराने वाली महिला लगभग एक दिन में लगभग 850 मिलीलीटर दूध माँ का आता है पहले 6 महीनों में। और जो हमारा स्तनों से जो दूध आ रहा है उसमें क्या क्या होता है? एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं, प्रोटीन होती है, कैल्शियम, विटामिन ए, बी विटामिन और विटामिन सी होता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि इसी के कारण, क्योंकि ये सब हमें बच्चे को जा रहा है दूध के माध्यम से, ये तभी जाएगा जब माता के खाने में ये सब चीजें होंगी। तो माता के खाने में इन सब चीज़ों का होना वंस अगेन बहुत ज़रूरी है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से हमारे फूड सोर्सेज हैं जो इनको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि लैक्टेशन के दौरान भी वंस अगेन पुराने आंकड़े और नए आंकड़े दोनों मैंने दिए हैं। जो भी हमारा अल्प स्तर, मध्यम स्तर या अत्यधिक कार्य स्तर है, जितनी भी हमारी वो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसमें हमें पुराने के हिसाब से 550 और नए के हिसाब से 600 किलो कैलोरी और बढ़ानी है पहले 6 महीने में, और दूसरे 6 महीने में 400। यानी पहले हमारे को ज्यादा दूध की रिक्वायरमेंट है, आगे जब बच्चा और भी चीजें खाने खा रहा है तो दूध की रिक्वायरमेंट उसकी कम है, इसलिए माता को भी खाने की रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है। पहले बार में उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पुराने आंकड़ों के हिसाब से 25 और नए के हिसाब से 19, और अगले 6 महीने में पुरानों के हिसाब से 18 और नए के हिसाब से 13 है। अब वंस अगेन हम कैसे खाने का चयन करेंगे? तो इन्हीं 3 फूड ग्रुप से हम खाना चूज करेंगे। और हमारा एनर्जी के लिए हम जानते हैं ये हमारा आधार है, सीरियल, पूरे अनाज, हर प्रकार के तिलहन, अखरोट इत्यादि, ये सब। फैट और शुगर, फैट यानी वसा। प्रोटीन के हमारे ये स्रोत हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम और बी विटामिन हमें एम्फसाइज
करना है इस समय के दौरान। खाने का लैक्टेटिंग वुमन के लिए हम फिर बात कर रहे हैं कि पानी की मात्रा आवश्यक है, क्योंकि दूध में बहुत पानी की मात्रा है जो माँ के स्तन से आ रहा है। आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन खाते रहें बच्चे के जन्म के बाद भी, क्योंकि खुद ही डिलीवरी के दौरान आयरन का काफी क्षति हुई है जो माता को पूरी करनी है। 5 से 6 दिन में आहार खाएं, यानी 3 से 4 मुख्य आहार और बीच में जो भी अल्पाहार स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड बढ़ाएंगे। यदि माता को कोई क्रॉनिक इलनेस है, यानी लंबी कोई पुरानी बीमारी है इस प्रकार की, तो उसको स्तनपान कराना उचित नहीं है। उसके लिए माता को स्तनपान कराने के लिए काफी एक भावात्मक सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है और माता को एक रेस्ट की भी जरूरत है। और बच्चे को जितना ज्यादा माता दूध पिलाएगी उतना ज्यादा माता के स्तनों से दूध निकलेगा और बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अक्सर हम ये धारणा हमारी रहती है कि क्या बच्चे को पूरा हुआ कि नहीं माँ के दूध से। अगर बच्चा नियमित माँ के दूध से पीता है तो माता की बॉडी को ये मैसेज जाता है कि और दूध का निर्माण करो, और बच्चे की डिमांड के अनुसार माता का दूध का प्रोडक्शन होता है। परंतु अगर बच्चा दूध ही नहीं पिएगा तो दूध का मात्रा कम होती जाएगी और फिर बच्चे के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। तो यानी अगर हम एक इफेक्टिव तरीके से स्तनपान कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे के लिए सबसे अति उत्तम दूध है माता का दूध, तो बच्चे को माता का दूध पीने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। प्रेगनेंसी में माता मालनरिश्ड है तो उसका क्या प्रभाव होता है, यानी कुपोषित माता ने प्रेग्नेंट हो गई है, तो हम ये देख ही रहे हैं हमारे देश में लगभग कई माताएं हैं उनको जितनी कैलोरी चाहिए उससे लगभग 1000 कैलोरी कम खाना मिलता है उनको। जब ऐसी माता प्रेग्नेंट होती है तो वो वीक होती जाती है और वो खुद बीमार जल्दी पड़ जाएगी। उसका गर्भ में पल रहा बच्चा भी उतना नहीं करेगा विकास, और अगर माँ का कार्य स्तर भी बहुत ज्यादा अधिक भार वाला है, खाना अच्छा नहीं है, तो बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ तो स्लो हो जाएगी, उसके अलावा स्टिल बर्थ हो सकता है यानी मृत बच्चा, या पैदा भी होगा तो उसका जन्म के समय भार बहुत कम होगा। और जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म के समय कम भार होता है उनको जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, बहुत मुश्किल से वो लोग रिकवर कर पाते हैं, उनके ब्रेन के सेल्स कम होते हैं इसलिए उनकी सीखने की क्षमता कम होती है, हर प्रकार से उनका ग्रोथ रेट स्लो होता है। और जो माता पिता, अगर हम स्लाइड में देखें, जो माता पिता बच्चे के साथ बातचीत भी करते हैं, जो उसको स्टिम्युलेशन देते हैं, उत्प्रेरण देते हैं, वो बहुत वीक होते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते। और जब बातचीत या कोई खेल क्रिया माँ जो कर रही है उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो लर्निंग नहीं होगा, और इससे लर्निंग नहीं होगा तो मानसिक विकास स्लो हो जाएगा। ये लो बर्थ वेट का कारण है। और ऑफ कोर्स बच्चा मर भी सकता है। कोई बच्चा जिसको आयरन डेफिशिएंसी अगर किसी माता को है, अगर उसको पॉर्न होता है तो उसको एनीमिया भी हो जाता है, आखिरी स्लाइड को हम देखें, और अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है माता को तो उसे क्रेटिनिज्म भी हो जाएगा। और अगर माँ स्तनपान के दौरान कुपोषित है तो क्या होता है, माता का बच्चे को नेचर ने ऐसा बनाया है कि बच्चे को हानि ना हो, तो माता के दूध को तो फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु माता के खुद की बॉडी के रिजर्व्स जो हैं वो यूज अप होके माता के दूध की गुणवत्ता को बनाए रखेंगे। तो पॉइंट ये है, बच्चे को तो दूध मिला परंतु माता के उसके ऊपर मिला, माता को कष्ट देके या माता के स्वास्थ्य को खराब करके दूध मिला। तो इसलिए माता का गर्भावस्था और स्तनकाल दोनों के दौरान सुपोषित होना बहुत ही आवश्यक है।